टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो हमारे साथ स्टूडियो में। सर, आपका स्वागत हमारे शो में। और कोहली साहब और हम दोनों मिलकर के आपको कई सारे बेहतरीन टिप्स बताएंगे जो अक्सर आप इन सब चीज़ों से अनजान रहते हैं। तो अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं आपकी आमदनी और खर्च पर अब इनकम टैक्स विभाग की है और पैनी नजर। नोटिस मिलने में हुई देरी तो क्या बच सकते हैं टैक्स की देनदारी से। और साथ में भी बताएंगे कि सीनियर सिटीजन्स को पीएम व्यय वंदन योजना के तहत अगर ब्याज मिलता है तो क्या उसको टैक्स देना पड़ेगा। इन सारी बारीकियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुद्दा इनकम टैक्स विभाग की। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इनकम टैक्स विभाग करता जा रहा है, उसका उपयोग बढ़ाता जा रहा है, हमारे आपको बड़ी पैनी नज़र होती जा रही है। आप तो एआईएस का नाम सुने ही होंगे, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, के यही कहते हैं ना उसको कोहली साहब? मैं तो कहता हूँ आईना इसे समझिए। तो ये जो कोहली साहब का आईना है ना, वो बड़ा ही खतरनाक हो गया है। अब ये पता चल रहा है कि इनकम टैक्स विभाग ने इस आईनों को ऐसे बनाया है कि ज़्यादा चीज़ें उसमें दिखने लगती है। जैसे होता है ना, गाड़ी में जो लगा रहता है साइड मिरर, उसमें मिरर छोटा सा होता है लेकिन दिखता बहुत बड़ा इलाके को है। तो एआईएस का दायरा बढ़ गया, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब दिखने लगेंगी जिस पर कई बार आपकी भी नज़र नहीं जाती है। तो अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय चल रहा है, तो आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो एआईएस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस बार कई सारी चीज़ें उसमें एआईएस में जुड़ गई हैं। तो कोहली साहब समझ लेते हैं। कोहली साहब, ये नई चीजें का मतलब क्या हुआ, क्या जुड़ गया इसमें जो पहले बिल्कुल आप समझिए आईना बड़ा हो गया। आईना बड़ा हो गया और इसमें पहले जो चीज़ें आती थी उसकी हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। आपको पता होगा, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, फॉरेन रेमिटेंस हो गई, प्रॉपर्टी डील्स हो गई, डिविडेंड हो गए, डिपॉजिट्स हो गए। ऐसा तो पहले भी थे, ये पहले भी थी। जीएसटी टर्नओवर हो गई। अब उन्होंने एक और इतनी लंबी लिस्ट निकाल दी है, और लोगों को लक्ष्मण हैरानी इसमें ये होती है कि आखिर आयकर इसको कैसे ट्रैक करता है, कि मतलब ये कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आती है। मैं लिस्ट बहुत लंबी है, सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल कार्यक्रम में हमारे लिए संभव नहीं होगा, पर मैं कुछ मुख्य चीज़ें नोट करके लाया हूँ। आप कहें तो मैं उनको स्पेल आउट कर दूं, क्योंकि जिससे लोगों को पता रहे कि क्या चीज़ें। हाँ बिल्कुल, इस बार जब एआईएस देखें तो वो देखें कि हाँ नई चीज़ें ये हैं, इसको मैं देखनी जी, तो उस पर सतर्क रहिए। तो मेरी जो लिस्ट है उसमें जो मुख्य चीज़ें मैंने लिखी हैं, अगर आपने लॉटरी से कुछ जीता है वो भी इसमें आ जाएगा। आपको कोई इंश्योरेंस कमीशन कहीं से मिली है वो भी इसमें आ जाएगा। आपने कहीं इंश्योरेंस का क्लेम आपके पास आया है वो भी इसमें आ जाएगा। ये छोड़िए, आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है वो भी इसमें आ जाएगा। और लिस्ट बहुत लंबी है, पर मैं मुख्य ले रहा हूँ। आपके कोई सीनियर सिटीजन की मान लीजिए कोई स्पेसिफाइड इनकम आ रही है वो भी इसमें आ जाएगा। आपने कोई गाड़ी बेची है या गाड़ी खरीदी है वो डिटेल भी इसमें आ जाने वाली है। उसके अलावा लक्ष्मण, हैरानी की बात यह है, जो कि बहुत ही मैं कहूँगा आयकर विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, कि इसमें बिजनेस की रिसीट्स और बिजनेस के खर्चे वो भी इसमें ट्रैप होके आने वाले। अभी तक हम खाली जीएसटी टर्नओवर की बात करते थे, अब बिजनेस रिसीट्स, मिसलेनियस आपने कोई पेमेंट्स करी हैं जो बड़े पेमेंट, हाँ, वो भी इसमें दिखाई देने लग जाएंगी। आपने कोई कैश पेमेंट करी है वो भी इसमें दिखाई देने लग जाएंगी। और तो छोड़िए, आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कोई ट्रांजैक्शन करी है वो भी इसके अंदर दिखाई देने लग। मुझे लगता है धीरे धीरे करके ये जो एआईएस है, ये आईना, मुझे लग रहा है आईना होता है ना, एक तो आईना सामने होता है लक्ष्मण, ये आईना आपके चारों तरफ आ जाने वाला है, और ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आप कुछ भी कभी भी छुपा नहीं पाए। तो मुझे याद आया कि कहा जाता था कि अगर आप मित व्ययी बनना चाहते हैं तो गांधी जी कहते थे कि आपने खर्चे का पूरा लिस्ट बना के रखिए, क्या खर्च कर रहे हैं, तो पता चला है कहाँ कटौती कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप हम नहीं बनाते खर्चे का हिसाब किताब, तो देखिए इनकम टैक्स विभाग बना के बैठा होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ठीक है आपने ये सारी चीज़ें नज़र रखी है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कई बार मोबाइल नंबर मैच कर गया, पैन गलत हो गया, कुछ हो गया, ईमेल आईडी सेम हो गया, तो कई ऐसी सारी एंट्री हो सकती हैं जिसने हमें खर्च भी नहीं किया लेकिन दिख रही है, ऐसा भी संभावना रहती है? हाँ बिल्कुल रहती है। जब इसको कैसे ठीक करें, बड़ा टेंशन की बात हो जाएगी। बिल्कुल, जहाँ डेटा है वहाँ पर गलती तो होती है। उसके लिए हमें समय समय पर बात करते रहते हैं। उस पर नीचे फीडबैक की ऑप्शन होती है, और आपको याद होगा 2-3 कार्यक्रम पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि अब फीडबैक ऑप्शन है, आप जब फीडबैक देते हैं तो उस विभाग के पास या उस संस्था के पास वापस डिपार्टमेंट जाता है, उनसे कहता है कि साहब देखिए टैक्स पेयर मना कर रहा है कि नहीं किया। उनका जवाब भी अब आपको देखने को मिलेगा। आपने बताया था रियल टाइम, जी रियल टाइम दिखाई देता है, तो वो उसको करेक्शन के लिए सुविधा दी हुई। तो छोटे शब्दों में बता दूं कि अब आप आईटीआर जब फाइल करें तो एआईएस को गौर से देखिएगा। एआईएस आपके हर छोटे मझोले बड़े खर्चे का हिसाब किताब आपको दिखाएगा।
उसके हिसाब से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। हालांकि बता दूं कि जरूरी नहीं कि AIS की हर चीजें आप ITR के हिसाब में जाएं। क्यों? AIS देखिए आपको आपके ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा देता है। ब्यौरा देता है। AIS का मतलब यह है कि आपने ये ट्रांजैक्शंस किए हैं और उस ट्रांजैक्शंस के मुताबिक आपकी इनकम डिक्लेरेशन होनी चाहिए। आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, तो AIS आपके लिए कान खड़े कर देगा। अगर कोई एंट्री आपको लगता है गलत दिख रही है तो आप वहीं पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं। और जैसा कि कोहली साहब ने कहा कि रियल टाइम बेसिस पर जिसने इनकम टैक्स विभाग को इन्फॉर्मेशन दी थी वो बताया कि आपका जो एंट्री है वो सही है, गलत है। तो AIS का बड़ा वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो ख्याल रखिएगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का। चलिए अब शुरू करें सवाल जवाब का सिलसिला। कोहली साहब, सबसे पहले चलते हैं हिसार, हरियाणा। हिसार से बड़े कम सवाल आते थे, इस बार हिसार से पहला सवाल आया राजेंद्र प्रसाद गर्ग साहब का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गर्ग साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? नमस्कार कुल साहब। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गर्ग साहब, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। सर मैंने अक्टूबर 2022 में है 3 फिक्स डिपॉजिट करवाया और 5 साल के लिए करवाया। वो मार्च 23 तक जो अक्रूड इंटरेस्ट बनाया उसका टैक्स कट गया मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेट पे। और 1 साल बाद में मैंने तीनों FDR परिमीटर करवा ली, तो उसमें रेट इंटरेस्ट कम हुआ, वो रिकवरी कर ली उन्होंने। लेकिन ड्यूरिंग 23-24 में पूरा इंटरेस्ट शो कर रखा है, पेड गया, रिकवरी अलग से शो कर रखी है। क्या मैं एडजस्ट कर? हाँ सर। अच्छा ठीक है, मोटा मोटा समझ में आ गया। हालांकि क्योंकि क्या पूछना क्या चाह रहे हैं उनका मुझे लग रहा है उन्होंने FD कराई, FD पे एक इंटरेस्ट रेट था और इंटरेस्ट इनको दे दिया गया। उसके बाद इंटरेस्ट रेट शायद डाउनवर्ड रिवाइज हो गया, तो इनसे उन्होंने रिकवरी कर ली। और TDS शायद कट गया है पुराने वाले पर। अच्छा, तो ये गर्ग साहब कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपका टैक्स डिडक्टेड ज्यादा हो गया है तो आप जो एक्चुअल इंटरेस्ट गर्ग साहब आपको आया है, आप 26 AS के हिसाब से उसी को डिक्लेयर करिए। और मान लीजिए 26 AS में ज्यादा भी दिख रहा है तो आप करेक्ट करके जो आपको एक्चुअल इंटरेस्ट आया है आप उतना ही दिखाइए, पूरा मत दिखाइए। ये हो सकता है कि कल को आपको इसके लिए नोटिस आए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नोटिस आएगा, तो उस नोटिस के जवाब को आप दे सकते हैं कि मेरे को एक्चुअल इंटरेस्ट ये आया और जो मुझे जिस पे TDS कटा है वो ये है, तो मुझे बाकी का पैसा रिफंड कर दिया जाए। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और लक्ष्मण, इनको हम ये भी कहते हैं जब ये हो जाएगा तो हमें बताएं, क्योंकि ये डेफिनेटली हो जाएगा, तो बताएं तो आपको भी खुशी होगी और टैक्स गुरु की सारी टीम को। गर्ग साहब, तो कोई चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। आप जैसा कोहली साहब ने बताया इस तरीके को अपनाइए और नोटिस आए तो उसका जवाब देने का भी तरीका इन्होंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी गर्ग साहब। वैसे ये इसमें फीडबैक भी दे रखा है वैसे। अच्छा ठीक है, वो भी काम करेगा। पर जो मैंने, अगर नोटिस आता भी है तो घबराइएगा नहीं, शायद नोटिस आएगा क्योंकि मिसमैच होगा आपकी डिक्लेरेशन में और 26 AS में, तो उसका जवाब आप बाकायदा दीजिए। चलिए, फिर भी कोई उलझन हो तो आप वापस tax@moneycontrol.com पर लिखिएगा, हम लोग दोबारा आपको सुझाव देंगे। चलते हैं अब कोलकाता, जहां से अशोक अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं, कोहली साहब बैठे हुए मेरे बगल में, आपके सवालों का जवाब देने के लिए आपकी उलझन दूर करेंगे। बताइए क्या उलझन है। सर मेरा एक सवाल है, मेरा लड़का NRI है, वो मलेशिया में रहता है, कोलालमपुर जी। इसका इंडिया में जो इनकम है इंटरेस्ट का या डिविडेंड का, वो 50,000 के आसपास में है जी। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसका जो म्यूचुअल फंड के थ्रू हुआ है 2 लाख रुपया जी। तो क्या उसको मतलब 2 लाख और 50,000 2.5 लाख के अंदर में रेंज में आ गया तो उसको टैक्स नहीं लगेगा ना, कि इसको 1 लाख रुपये टैक्स देना होगा? जी हाँ अशोक जी, लक्ष्मण बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सुनने में सवाल बहुत सिंपल लगता है क्योंकि 2 लाख और 50,000, 2.5 लाख बेसिक एग्जाम्पशन में लगता है। अगर अशोक जी आपके सुपुत्र साहब इंडियन रेजिडेंट होते तो जो आप कह रहे हैं वो बात सही थी, मतलब 50,000 और 2 लाख हम जोड़ते थे, 2.5 लाख बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में था, कैपिटल गेन का बेनिफिट भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में लेके माफ हो जाता। पर अगर वो शख्स टैक्स पेयर NRI है, यानी कि आपके बेटे अगर NRI हैं, तो फिर ये नियम लागू नहीं होता। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो 2 लाख रुपए का उनको कैपिटल गेन हुआ है अशोक जी, उसमें से आप जो 112A में जो इक्विटी पर एग्जाम्पशन मिलती है, अगर ये इक्विटी का है तो 1 लाख आप वो घटाइए, उस पर टैक्स 10% जाएगा, बाकी 50,000 आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में आ जाएगा। तो NRI के लिए ये जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, ये नहीं चलेगी, उस पर कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा 112A का बेनिफिट लेने के बाद। चलिए अग्रवाल साहब, उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। 1
बैलेंस 1 लाख का 10% टैक्स देना होगा। जी यही जी तो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो बाकी ठीक है, 1 लाख इक्विटी में है तो इक्विटी से आया है तो अगर इक्विटी से आया, अगर प्रॉपर्टी से आया है तो 15% होता है। ये बात 20% होता है। प्रॉपर्टी से आया तो 20%, इक्विटी से आया तो 10%, पर फिगर से मुझे लग रहा है ये इक्विटी से आया है। हाँ, चलिए। इक्विटी का ये म्यूचुअल फंड के थ्रू हाँ, आया। तो ठीक है, तो बाकी पे आपको लगेगा 10%। और जैसा कि कोहली साहब ने बताया, आपकी समझ बिल्कुल सही थी, लेकिन एनआरआई पे ये चीज़ें लागू नहीं होती है, इस वजह से आपको इस नए तरीके से आपको टैक्स की देनदारी बनती है। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे कि इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिलने में अगर देरी हो गई है तो क्या टैक्स की देनदारी से आप बच सकते हैं, बताएंगे। बहुत ही दिलचस्प तरीका का केस, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल लें उससे पहले एक मुद्दा पिछले दिनों में अखबार में कहीं पढ़ रहा था कि इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस दिया और नोटिस गलत ईमेल आईडी पे चला गया। तो जिसके पास नोटिस गया उन्होंने कहा कि भाई आप तो नोटिस दिए ही नहीं हमें। फिर पता चला नोटिस तो आया था लेकिन गलत ईमेल आईडी पे चला गया था। तो हम लोग कहते हैं ना कम्युनिकेशन में कि सामने वाला जब तक रिसीव न करे तब तक कम्युनिकेशन पूरा नहीं माना जाता है। तो ऐसे केस में क्या टैक्स की देनदारी से सामने वाला बच सकता है? जी हाँ, ऐसा पहले ही मामला हुआ। क्या तो समझा दें तो दर्शकों को ऐसा ही अच्छा हुआ। बड़े मशहूर क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के, अब तो भूतपूर्व क्रिकेटर हैं, ब्रेट ली। उनका केस था, उनको कुछ लगे। ब्रेटली इंडिया में टैक्स फाइल करते हैं। बिल्कुल, उनको एंडोर्समेंट्स करते हैं, कुछ आईपीएल की कुछ एक टीम को भी वो कोचिंग कोच वोच करते हैं, जो भी है, मतलब उनकी इंडिया से यहाँ से income है। आमदनी होती है। बिल्कुल रिटर्न फाइल करते हैं। तो 13-14 का मामला था, और 13-14 का मामला, क्योंकि टैक्स का अमाउंट ज़्यादा हो तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। 31 मार्च 2021 वो डेट थी जबकि डेडलाइन थी असेसिंग ऑफिसर को वो टैक्स लगाने की, नोटिस देने की। अब 30 मार्च को उन्होंने नोटिस दिया, ईमेल एड्रेस उसमें गलत डल गया, और ईमेल गलत डल गया। 31 मार्च डेट थी तो उन्होंने अपना टैक्स लगा दिया, और इन्होंने जो था अपील करी ट्राइब्यूनल में। ट्राइब्यूनल ने जब ईमेल एड्रेस सामने रखा गया कि साहब ये तो मुझे मिला ही नहीं नोटिस, तो आपने टैक्स लगा दिया, तो ट्राइब्यूनल ने ब्रेट ली साहब के फेवर में फैसला दिया कि अगर टैक्स पेयर को नोटिस ही नहीं मिला है, उन्होंने कहा ईमेल डाली तो ईमेल एड्रेस ही गलत था, तो इसमें टैक्स पेयर की गलती नहीं है। मैं लक्ष्मण, हम ये केस बता के साथ में टैक्स पेयर्स को ये भी सतर्क कर दें कि इसकी आड़ में आपने कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आप टैक्स बचा जाएं इस गलती को करके, पर अगर ऐसा हो जाता है तो आपको कुछ राहत की वहां उम्मीद दिख सकती है कि आपके पास नोटिस आना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते नोटिस आया साहब मैंने ईमेल खोल के नहीं देखी, वो नहीं चलेगा, पर ईमेल एड्रेस ही अगर गलत डल गया वो चल जाएगा, उसमें आप कुछ हद तक बच सकते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें मैं कहना चाह रहा था कि ईमेल एड्रेस गलत का मतलब ये हुआ कि हमने जो ईमेल आईडी इनकम टैक्स विभाग को दिया था उस पर इनकम टैक्स विभाग ने नहीं भेजा। अगर हमने ही गलत दिया हो, उस पर भेज दिया हो, तब तो फिर नहीं बचेंगे, तब नहीं बच पाएंगे। तो आपने शरारत, फिर तो शरारत मानी। तो दर्शकों को बिल्कुल साफ कर दें, आपने सही दिया, सामने वाले ने गलत आईडी, जो होता है कई बार टाइपो एरर होता है, कुछ गलत ईमेल आईडी डल गया सामने वाले की तरफ से, तब ये राहत मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मतलब सुझाव की तरफ आप बताएंगे, क्योंकि अब सिस्टम इतना ज़्यादा रोबस्ट हो चुका है कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस कोई भेजा जाए, चूंकि पुराना मामला था, अब तो हो सकता है व्यवस्था हो भी गई हो, सिर्फ ईमेल भेज के चुप रहने से क्या फ़ायदा। अब ईमेल भेज दीजिए, मैसेज आता ही है इनकम टैक्स विभाग तरफ से, मैसेज भी चला जाए आपके पास, ये नोटिस गया, आप इस नोटिस को देख लीजिए, इतने का डिमांड नोटिस है, तो वो सब ज़्यादा जी हाँ, मुझे लगता है कि ईमेल, क्योंकि जैसे जैसे आप मोबाइल फ़ोन की तरफ ज़्यादा, कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन की तरफ मूव कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कुछ लोग ईमेल्स पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये व्हाट्सएप हो गया, एसएमएस हो गया, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसको एक से ज़्यादा तरीके से टैक्स पेयर के पास पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि बहुत लोग हैं लक्ष्मण, मैं जानता हूं, जो ईमेल नोटिसेस को मिस कर जाते हैं। उसकी वजह से या तो उनका नुकसान हो जाता है, और ऐसा केस हो तो डिपार्टमेंट को नुकसान हो। बाकी पैसा तो डिपार्टमेंट को लेना, फोन तो कर ही सकते हैं कि पैसा बिल्कुल फोन कर सकते। पहले जमाने में तो लक्ष्मण घर पे दरवाजा की घंटी बज जाती थी, इंस्पेक्टर चल के आ जाते थे, वो भी एक जमाना था। तो अब कम से कम एक मैसेज, एक फोन तो बनता ही बनता है। चलिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शायद सुन भी रहा हो इस हमारी चर्चा को। अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं पुणे, जहां से कुमार एम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार सर। ये कुमार एम का मतलब क्या होता है, समझा दीजिए हम लोगों को। सर एम मेरा इनिशियल है। अच्छा, एम आपका इनिशियल है, ठीक है, हाँ ठीक है। बताएं क्या उलझन है। हमारे साथ टैक्स गुरु बैठे हुए हैं शरद कोहली साहब, बहुत ही
आसान भाषा में बेहतरीन तरीके से समझाते हैं चीज़ों को। अच्छा, शरद कोहली साहब, मेरा एक मेडिकल नेग्लिजेंसी का केस दुबई में चल रहा था जी और वो केस दुबई हेल्थ अथॉरिटी एंड कोर्ट ऑफ दुबई यूएई उन्होंने मेरे फेवर में किया है और उसमें कुछ कॉम्पनसेशन हुआ है जी। नाउ अब मैं एनआरआई नहीं हूँ और वो पैसा मुझे यहाँ लाना है, तो उसमें टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होंगे और टैक्स बिकॉज इट इज नॉट ए इनकम, तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स को देना पड़ेगा एंड हु विल अप्रूव दैट डॉक्यूमेंट? देखिए इसमें कुमार साहब कोई ऐसा सेक्शन तो नहीं दिया हुआ है जहां पर अगर आपको मेडिकल कॉम्पनसेशन मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से, पहले तो हमें खेद है बहुत, मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से कुछ आपका नुकसान हुआ तो, पर ये पैसा जब आएगा तो मुझे एक केस याद आता है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, एक कोलकाता में AMRI हॉस्पिटल है, वहां पर कोई नेग्लिजेंस हुआ था, उसमें कॉम्पनसेशन मिला था, तो सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसको एग्जाम डिक्लेयर किया था। तो कुछ इस केस की बिना पर और कुछ आप दस्तावेज की बात, जहां तक बात है, तो जो जुडिशियल अथॉरिटी में दुबई ने जो ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर की कॉपी और जो पूरा केस के जो फैक्ट्स हैं वो आप सामने रखिए, जो आपने दलील दी थी वो भी आप रखिए और उस सबको आप अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखिए। अगर डिपार्टमेंट इस पे कल को टैक्स लगाता है तो मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इसको माफ कर दिया जाएगा, इस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो हमें उम्मीद की किरण एक पूरी दिखाई देती है। आप सारे कागजात अपने साथ रखिए। AMRI आप केस देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का केस है जहां पर इसमें एग्जेम्पशन दी गई थी। पर से इनकम टैक्स में कोई ऐसा सेक्शन 10 में एग्जेम्पशंस हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, पर क्योंकि एक प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट का, तो इस केस के बिना पर आप इसको एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपका ये शायद माफ हो जाएगा। आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो उस सर्कल का होता है, आप उनको एक एप्लीकेशन लगाइएगा अगर इस पे टैक्स लगाया जाता है तो, वरना तो आपका वैसे ही है, आप इसको एग्जाम मान के चलिए। लेकिन इनकम टैक्स विभाग का जो एग्जाम्पशन की लिस्ट, उसमें ये कैटेगरी एग्जाम्पशन वैसे नहीं दिया हुआ है जी। अच्छा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है तो उसका हवाला देकर के आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। कुमार साहब, कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, अभी मुझे सिर्फ एक सवाल और पूछना था आपसे कि हाँ, बिल्कुल पूछिए। सरकारें अरबिक में है डिसीजन, बिकॉज दुबई जुडिशरी गिव्स ऑल द डिसीजन इन अरबिक। हाँ, तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसको आपको ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट को। जी हाँ, दुबई में अथॉरिटी होगा उसके लिए। जी कुमार साहब, दुबई में ये सुविधा उपलब्ध है कि आप किसी भी अरेबिक डॉक्यूमेंट को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल 70-80 दिरहम या 100 दिरहम के आसपास लगते हैं पर पेज। आप इसको ट्रांसलेट कराइए और ट्रांसलेट करा के आप यहाँ पर उसको सबमिट कर सकते हैं। आप तो वैसे भी ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स हैं, आप खुद भी उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप डालें तो ट्रांसलेटर्स ऑनलाइन मिलते हैं, तो बिल्कुल आपको अरेबिक में तो यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। आप उसको दस्तावेज को अपने पास पूरी फाइल बना के आप तैयार रखिए, जिससे आपको जब समझाना पड़े आप उसको समझा सकते। चलिए, बिल्कुल 360 डिग्री आपको सुझाव मिल गया है। फिर भी कोई दिक्कत तो आगे चले कुमार साहब तो संपर्क करिएगा tax@moneycontrol.com पर। हम लोग दोबारा आपकी कोई उलझन बची रहेगी तो दूर करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं फरीदाबाद, जहां से सुभाष चंद्र डुडेजा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डुडेजा साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम सुभाष है, पलवल हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं। मेरा प्रश्न कम्युटेशन राशि के बारे में है। मेरा कजन स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है, उसने रिटायरमेंट पर कम्युटेशन का बेनिफिट लिया है जी, और अब उसकी EMI विद इंटरेस्ट जा रही है। क्या कम्युटेड किस्त रिकवरी टैक्सेबल है? नहीं, कम्यूटेड टैक्स डुडेजा साहब, जो कम्यूटेशन आपको पता होगा आयकर से एग्जेम्प्ट होती है। आपने स्टेट गवर्नमेंट से लिए कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट होती है। अब अगर उसकी किस्त कट के जा रही है, मतलब आप पे कर रहे हैं, तो पे करने पे तो कोई टैक्स नहीं आता है। अनकम्यूटेड पेंशन जो होती है, मतलब अगर आप पेंशन को कम्यूट ना करा के अगर आप उसको किस्तों में लेते हैं तो वो टैक्सेबल होती है। पर आपका तो केस मुझे लग रहा है इससे उल्टा है कि आपने कम्यूटेड पेंशन ली, अब EMI के रूप में आपकी ये कट रही है, उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा। डुडेजा साहब बिल्कुल निश्चिंत आप रह सकते हैं। बिल्कुल कोई टेंशन की जरूरत नहीं है डुडेजा साहब। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। चलिए लेते हैं अगला सवाल। कार्तिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कार्तिक साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, मेरा एक सवाल था। मेरा मम्मी है हाउस वाइफ और उनका कुछ FDs है बैंक में, बट उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया। आई एम नॉट श्योर कि
डॉक्यूमेंट एच या कुछ डॉक्यूमेंट सब बैंक में जमा नहीं किए थे, तो उनका टीडीएस एट सोर्स हो गया। सो बैंक हैज डिडक्टेड टैक्स, ठीक है, जो इंटरेस्ट मिला है उनको। सो नॉर्मली वो मेरी मम्मी आईटीआर नहीं भरती है क्योंकि उनका सैलरी उतना इनका इनकम इतना है नहीं। तो क्या वो जो टैक्स डिडक्ट हुआ है एट सोर्स में वो हम रिफंड कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ कार्तिक जी, बिल्कुल रिफंड कर सकते हैं। आपकी मम्मी को रिटर्न फाइल करना चाहिए, आप उनके रिटर्न फाइल करने में मदद करें और रिटर्न फाइल करेंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि अब तो बहुत जल्दी रिफंड आ जाता है, बल्कि 31 जुलाई रिटर्न फाइलिंग की डेट है और आप उससे पहले भी फाइल कर सकते हैं क्योंकि आपकी इनकम तो डिटर्मिन हो चुकी है, आपको अपना टीडीएस भी पता है, इंटरेस्ट भी पता है। फाइल करिए। बहुत किसी किसी को तो लक्ष्मण मैंने देखा 2-2, 3-3 दिन के अंदर रिफंड, तो बहुत एक हफ्ते के अंदर रिफंड आ जाता है। बिल्कुल कार्तिक जी, रिटर्न फाइल करके वो रिफंड ले सकती हैं, बिलो टैक्सेबल दिखाएंगे, पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। चलिए कार्तिक जी, खुश हो जाइए। अब अगला सवाल लेते हैं अमरेली से, जहां से मोहम्मद रफीक साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रफीक साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हेलो, नमस्कार सर लक्ष्मण रॉय साहब, नमस्कार शरद कोहली साहब, नमस्कार। मैं अमरेली गुजरात से बोल रहा हूँ। अच्छा। और आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, बीएसएनएल का वो मैं पेंशनर हूँ। अच्छा, और एक कंफ्यूजन था सर के ये जो एलआईसी की वही वंदना योजना होती है ना, उसमें उसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है कि टैक्स उसको दिखाना पड़ता है? और वो एआईएस में और 26AS में भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है उसका। ठीक है, ठीक है। जी हाँ रफीक साहब, PMVVY लक्ष्मण इसका नाम है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, ये टैक्सेबल है रफीक साहब। और अगर 26AS और AIS में नहीं दिख रही है तब भी आपको टैक्सेबल इसको दिखाइए। हो सकता है अभी कुछ इनकम कोलेट हो रही है, हो सकता है आपको इस महीने के एंड तक उसमें दिखने लग जाए, पर अगर नहीं भी दिखती है, क्योंकि प्रिंसिपली ये टैक्सेबल है, सीनियर सिटीजन्स के लिए आपको पता ही होगा, इंटरेस्ट टैक्सेबल। हाँ, इंटरेस्ट टैक्सेबल है। तो जो उससे ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट से ही इन्होंने मेरे ख्याल सवाल भी पूछा था, तो जो ब्याज आ रहा है बाकायदा उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस IFS स्केड्यूल में रफीक साहब आप दिखाइएगा। AS में दिखेगा, AIS में दिखेगा, हो सकता है इस महीने के एंड तक दिखे, नहीं भी दिखे तो भी आपने दिखाना है क्योंकि वो टैक्सेबल है, उसका इंटरेस्ट टैक्स से माफ नहीं है। बिल्कुल, AIS में ना दिखे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टैक्सेबल नहीं है, आप टैक्सेबल है, आप उस पर टैक्स ITR में ज़रूर दिखाइएगा। कॉलम का जिक्र कोहली साहब ने कर ही दिया है। और आगे कोई उलझन हो तो बताइएगा। और कोहली साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।